क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने कल पिछली क्लास में इथर जो वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहले प्रकार के विक्रियाएं पढ़ी थी। एल्किल प्रतिस्थापियों के विक्रियाएं जो थी वो हमने पढ़ ली थी, एल्किल समूह के विक्रियाएं। और उसमें हमने देखा था कि हलोजनीकरण अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और अंधेरे में करवाते हैं तो परक्लोरो डाइएथिल ईथर जो है वो बन रहा था, वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब दूसरे प्रकार के विक्रियाएं जो हैं वो देखिए। सेकेंड टाइप रिएक्शन, सेकेंड टाइप रिएक्शन जो है वो है आपकी ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया। ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो हम इसमें देखेंगे। हम कह सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन तरीके से लिख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर की अभिक्रिया, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु जो है उसके इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर की अभिक्रिया जो है वो देखेंगे हम इसमें। तो चलते हैं इसमें। यदि हम ऑक्सीजन परमाणु जो ईथर लिया हमने C2H5O C2H5 लोन पेयर, ये जो हमने ईथर लिया, इसकी रिएक्शन यदि हम ओजोन से अथवा डाइऑक्सीजन से इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन जो है वो होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास पेरोक्साइड बनेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, पेरोक्साइड। ठीक है, डाइएथिल पेरोक्साइड भी बोल सकते हैं इसे हम, या पेरोक्साइड जो है वो बनते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑक्सीडेशन इसका करवाया तो हमारे पास क्या बना, पेरोक्साइड, क्योंकि यह है ऑक्सीजन परमाणु लोन पेयर देने की प्रवृत्ति रखेगा और O3 या O2 हम जो ले रहे हैं वह उसमें ऑक्सीजन परमाणु जो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और पेरोक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। यदि हम इसे लंबे समय तक पड़ा रहने देते हैं, यदि हम इसे लंबे समय तक पड़ा रहने देते हैं, लंबे समय तक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास उस स्थिति में हमारे पास क्या होगा कि ये ऑक्सीजन, ये कार्बन CH3 OOH, ये बनेगा। दोबारा देख लीजिए, हम आज पढ़ रहे थे ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर के अभिक्रियाएं। लोन पेयर के अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया जो है वो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। पहली अभिक्रिया जो है वो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। वायु, ये कहां से आएगा, वायु से, वायु के साथ क्रिया करके और जो ईथर है वह क्या बना लेता है, पेरोक्साइड बना लेता है। ईथर पेरोक्साइड बोल सकते हैं इसे हम। ईथर क्या बना लेता है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, 1 एथॉक्सी 1 एथॉक्सी हाइड्रोपेरोक्साइड एथेन, 1 एथॉक्सी हाइड्रोपेरोक्साइड एथेन जो है उसका फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो निकटवर्ती कार्बन अल्फा कार्बन जो है वह ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर की अभिक्रिया
ऑक्सीकरण करवाएं तो पहले तो ईथर का पेरोक्साइड बनेगा, उसके बाद लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो 1-एथोक्सी हाइड्रोक्साइड एथेन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला ऑक्सीडेशन देखा था हमने, ठीक है, ऑक्सीकरण देखा था। दूसरे विक्रिया है वो है ऑक्सोनियम आयन का बनना। दूसरे प्रकार की दूसरे विक्रिया ऑक्सोनियम आयन का बनना। आयन का बनना, ऑक्सोनियम आयन कैसे बनेगा? ऑक्सोनियम आयन ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो ऑक्सोनियम आयन होता है, ये बात आप ध्यान रखें। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? तो देखिए, यदि हम किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन जो है कर लेगा। देखते हैं कैसे। ये हमने लिया ईथर, ये हमने लिया ईथर, इसकी रिएक्शन जो है ईथर लिया, ईथर की रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं लोन पेयर एसिड के साथ करवा देते हैं, तनु H2S मतलब H2S4 के साथ करवा देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में ये बनेगा CH3 CH2 O H CH2 CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये है ऑक्सोनियम आयन। यदि हम H2S4 से करवाते हैं तो H2S4 जो है वो है कन्वर्ट हो जाता है SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। पहले ही बता चुका हूं ये बात आपको, वहां पर मैंने HSO3 प्लस HSO4 माइनस और H2O लिया। यहाँ पर एक बात है, इसके एसिडिक नेचर है तो H प्लस जो मैंने H2O वाटर पर जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये है, ये इलेक्ट्रॉन यून है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, तो इसका इसके ऊपर एडिशन हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। CH3 CH2O प्लस H CH2 CH3 प्लस SO3 और ये बन जाएगा CH3 CH2 और अब आगे हम इसे देखते हैं O CH3 CH2 SO3H ये बनेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वही रहेगा। SO3 जो है उसका एडिशन हो जाएगा SO3H। अब यहां पर रीअरेंजमेंट हो गया, देखते हैं। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके और ये एथिल समूह जो है वो निकल जाएगा। बाकी क्या बचा? C2H5HSO3 C2H5HSO4 अभी HSO4 C2H5HSO4 प्लस CH2 CH3 कार्बोनियम आयन। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही होगी कि ये कैसे क्या बता रहे हैं, किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सोनियम आयन का बनना क्या है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, तो उस पर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जो जुड़ करके ऑक्सोनियम आयन बनाएंगे। जनरली एसिड जो है उनका H+ जो है वो जुड़ करके ऑक्सोनियम आयन बनाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिए।
अब यदि हम H2S कोड लेते हैं और उसके साथ लंबे समय तक इसे पड़ा रहने देते हैं तो उसमें उपस्थित SO3 जो है वह एडिशन कर लेगा इस प्रकार से और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह ऑक्सोनियम आयन क्या है? अस्थायी। अस्थायी है क्या दे देगा? एथिल कार्बोनियम आयन जो वो अलग कर देगा, तो C2H5 HSO4 जो उसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि अभी भी है तो वीडियो को आप रिवर्स करके अच्छे से समझते हुए लिखिए। ये इलेक्ट्रो डिफिशिएंट है। अब SO3H के रूप में इसका एडिशन हो जाएगा SO3H के फॉर्म में किस पर? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबल नहीं होता, इसलिए एथिल कार्बोनियम आयन जो है वह रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। तो अंत में क्या बना लेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवर्स कर लें और स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे रख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं HCl के साथ क्रिया। इसी में H2SO4 न लेकर के क्या ले लेते हैं? HCl ऑक्सोनियम आयन बनेगा। तो ऑक्सोनियम आयन की ये सेकंड रिएक्शन मान लीजिए और फर्स्ट मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड सेकंड HCl के साथ। HCl के साथ करवाएंगे तो उस कंडीशन में ये होगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस HCl ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। प्लस ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा प्लस हमारे पास दूसरा क्या बनेगा? ऑक्सोनियम के आयन के साथ साथ हमारे पास Cl माइनस क्लोराइड आयन जो है वह प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। हाँ, 2 मिनट में बैक कॉल करें। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका HCl क्लोराइड आयन बन गया और ऑक्सोनियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा Br3 के साथ। तो इसमें क्या होगा? इसमें लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। लुईस एसिड बेस रिएक्शन, लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया। ठीक, लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया देखते हैं। लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी तो ये डोनर होगा और Br3 एक्सेप्टर होगा। इस प्रकार से दाताग्राही बंध बनेगा और ये हमारे पास बन गया नेक्स्ट Br3 के साथ। क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार से हम ऑक्सोनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म जो हो उसके साथ हमने अभिक्रियाएं देख ली। ऑक्सोनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रियाएं जो है वो हमारे कंप्लीट हो गई। अब सेकंड टाइप, इसमें कुछ नहीं है, नॉन पेयर डोनेट करने वाली अभिक्रियाएं हैं और H+ एक्सेप्ट करता है। किस प्रकार से क्या कुछ होता है, केवल सल्फ्यूरिक एसिड वाला थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, फिर लंबे समय तक पड़ा रहता है तो पेरोक्साइड बना लेता है। H2SO4 लेते हैं तो उसमें भी एक्सेप्ट होता है और उसे यदि पड़ा रहने देते तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो ये इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सीधी बात ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु जो है उसमें लोन पेयर जो वो एज ए डोनर ये काम में लेता है और एक्सेप्टर कोई भी होगा उसके साथ रिएक्शन होगी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। एक दो बार रिवर्स करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब तीसरे प्रकार के CO बॉन्ड क्लीवेज वाली अभिक्रियाएं जो है वो देखते हैं। ये इथर था ना इथर, तो इसमें ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है दोनों बॉन्ड जो हम इक्वली मानते हैं CO बॉन्ड इक्वल
तो ये बॉन्ड क्लीवेज होने वाली रिएक्शंस जो हैं वो देखिए। बंद विदलन वाली, बंद विदलन वाली अभिक्रिया, CO बंद विदलन वाली अभिक्रिया, ये देखते हैं CO बंद विदलन वाली अभिक्रिया। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और पहली रिएक्शन जो है वो लेते हैं रिएक्शन विद HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो C2H5O C2H5 फिर की HX के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बॉन्ड क्लीवेज होगा। एक तरफ H जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन उस तरफ और एथिल समूह उस तरफ H जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एथेनॉल प्लस एथिल हैलाइड प्राप्त होता है, एथेनॉल प्लस एथिल हैलाइड जो है वो प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। HX के साथ अभिक्रिया में कोई सा बॉन्ड क्लीवेज कर दें, ये तोड़ दें चाहिए तोड़ दें, और उसके बाद एथिल के साथ तो हैलाइड ग्रुप जोड़ दो और बाकी एथोक्साइड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो और एल्कोहल प्लस एथिल हैलाइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, HX में हम देखें तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो मिनिमम है, ठीक, स्थायित्व कम है। उसके बाद HBr और सबसे कम होगा HCl। ये तीनों यहाँ पर लेके देखिए। अब यहाँ पर भी ध्यान दें आप, एक नाम बताता हूँ आपको, जीमान परीक्षण। जीमान परीक्षण, यहाँ पर HX की जगह जीमान परीक्षण में देखिए HX की जगह यदि हम HI देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और HI उतनी मात्रा में क्रिया करेगा जितनी मात्रा में हमारे पास ईथर है। HI उतना ही क्रिया करेगा जितना हमारे पास ईथर है। इसलिए जीमान परीक्षण जो है वह है ईथर, जीमान परीक्षण जो है वह है ईथर की मात्रात्मक, जीमान परीक्षण जो है वह है ईथर की मात्रात्मक मापन में काम आता है, मापन में काम आता है। मात्रात्मक परीक्षण जो है वो करने में काम आता है जीमान परीक्षण। HI लेकर के कराते हैं, जितना HI कंज्यूम होता है उतना ही ईथर होता है। तो ईथर की मात्रा जो है उसका परीक्षण करने के लिए, मात्रात्मक परीक्षण के लिए, ईथर की मात्रात्मक परीक्षण के लिए काम में आता है या मापन करने में काम में आता है, ये जीमान परीक्षण है। थोड़ा सा और ध्यान देना इस पर, चलो मैं आपको बताता हूँ। यदि CH3 CH CH3O CH3 ये ग्रुप लेते हैं तो यहाँ पर यदि हम HX के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया जो हो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। मतलब ये नाभिक स्नेह जो हट रहा है वो X माइनस के द्वारा हट रहा है, तो यहाँ पर नाभिक स्नेह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ध्यान रखें यदि दोनों ग्रुप जो वो समान हो या जुड़ा हुआ समूह छोटा हो तो उस स्थिति में SN2 विधि के द्वारा SN2 क्रिया विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जो हो संपन्न होता है। SN2 क्रिया विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जो है वो संपन्न होता है। कौन सी क्रिया विधि से? SN2 क्रिया विधि से। लेकिन यदि यहाँ पर बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो SN1 क्रिया विधि के द्वारा प्रतिस्थापन होगा, जिसकी डिटेल मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। SN1 एंड SN2 की डिटेल्स जो हो मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूँ। लेसन नंबर 10 में ही मैंने डिटेल से आपको बता दिया था और वहाँ पर ये सब ये थे जो हमारे पास एथिल हैलाइड वगैरह है, इसकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं सब ले लिया था और बिल्कुल डिटेल से आपको बता दिया था। ये ग्रुप हटेगा, ये मतलब नाभिक से नहीं हटेगा। तो यदि ये बड़ा ग्रुप होगा तो SN1 से होगा और यदि ये छोटा ग्रुप होगा या
1 डिग्री होगा या फिर मेथिल ग्रुप होगा तो उस कंडीशन में SN2 क्रिया विधि काम में आएगी। और SN1 कब आएगी? जब यह ये निकलने पर स्थायी कार्बोनियम आयन बने तो उस कंडीशन में SN1 क्रिया विधि काम में आएगी। मेरे हिसाब से आप इजीली समझ चुके होंगे। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप लेसन नंबर 10 में जाएं और SN अभिक्रियाएं देखें, क्रिया विधियां देखें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब आसानी से हटता है कार्बोनियम आयन कब बनता है। जब ये 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो तो उस कंडीशन में, यदि यह सुपर 1 डिग्री है या 1 डिग्री है तो उस कंडीशन में SN2 क्रिया विधि जो है वो उससे संपन्न होगी। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से आप समझोगे तो सीधी सी बात यह है कार्बोनियम आयन बनता है मध्यवर्ती तब तो होती है SN1। और ये कब होता है? जब यह 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो। SN2 कब होता है? जब यह जो कार्बोनियम आयन न बने, केवल एक बीच में एक तरीके से हम कहें तो संक्रमण अवस्था बने। तो संक्रमण अवस्था बने वो कब बनेगी? तब जब यह सुपर 1 डिग्री ग्रुप हो दोनों तरफ ही या फिर 1 डिग्री ग्रुप हो तो ये कंडीशन बनेगी। तो SN1 और SN2 आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो आप थोड़ा सा पीछे रिवर्स चले जाएं लेसन नंबर 10 में। HX के साथ क्रिया जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया, सेकंड रिएक्शन जो है वो देखते हैं। सेकंड रिएक्शन H2O के साथ और अदर हैंड हम इसे कह सकते हैं जल अपघटन अभिक्रिया, जल अपघटन अभिक्रिया। तो ये देखते हैं इसका जब जल अपघटन करवाते हैं, ईथर का जब हम जल अपघटन करवाते हैं, ये लीजिए ईथर, तो यह जल अपघटन डाइल्यूट H2SO4 से होता है। डाइल्यूट H2SO4 से हम जल अपघटन करवा सकते हैं। तनाव से ये बात हमने देखी थी। H+ की उपस्थिति में H2O ले लीजिए, एक ही बात है। तो जल अपघटन पर HOH, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? एल्कोहल। जल अपघटन पर एल्कोहल देते हैं, एथेनॉल देते हैं। जल अपघटन पर एथेनॉल देते हैं। ठीक है, तो ये जल अपघटन हो गया। तीसरा जो है वो देखते हैं, वो है अपचयन। अपचयन जो दो प्रकार से करवाएंगे। यदि द्रव अमोनिया लेकर के, सोडियम मेटल तथा द्रव अमोनिया लेकर के करवाएं अपचयन तो उस कंडीशन में देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, यह है ईथर और इसका हम करवा रहे हैं अपचयन। किससे? द्रव अमोनिया एंड सोडियम मेटल या धातु, सोडियम मेटल या धातु। तो देखिए HH, ठीक है, एथेनॉल जब उसका फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5 OH प्लस C2H6, एथेनॉल एंड एथेन अपचयन होगा और एथेनॉल एंड एथेन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अपचयन का दूसरा प्रकार, पहला था किससे? इससे। दूसरा प्रकार जो है वो देखते हैं। दूसरा, यदि हम रेड फॉस्फोरस एंड HI से करवाएं, रेड फॉस्फोरस एंड HI से करवाएं तो उस कंडीशन में कंप्लीटली इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। कंप्लीटली एल्कोहल का रिडक्शन इससे करवाते तो आगे देखिए क्या बनता है, एथेन प्लस H2 बनता, तो वही है यहाँ पर। तो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 4H, 4 हाइड्रोजन काम आएंगे, H। ठीक है, अब रेड फॉस्फोरस एंड HI, इससे हम रिडक्शन जो है वो करवाते हैं। तो एथेन C2H6
एथेन में करते प्लस वाटर, एथेन प्लस वाटर, ठीक है। ये बन जाता है रेड फॉस्फोरस एंड ऐसे ऐसे करवाते हैं तो उस कंडीशन में। आज लेसन जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब चेन के बाद नेक्स्ट जो है वो लेते हैं फोर्थ सेक्शन, एसिटिल क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एस्टर बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा कैसे होगा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस CH3 C11O CH, बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये तो इसके साथ बन जाएगा और बाकी को तोड़ करके लिख दीजिए CH3 C11O C2H5, ये C2H5, ठीक है। और बाकी दूसरा बनाओ, ये तो बन गया हमारे पास एस्टर और ये बन गया CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड। फिफ्थ एंड लास्ट एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड जो है उसके साथ करवाएंगे तो CH3 C2H5 ले लेता हूँ एक साथ ही, O C2H5 प्लस CH3 CO की होल टू O। तो इसमें भी एसिटिलीकरण होगा और वहां पर एसिटिक एसिड जो है वो बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सॉरी इसमें दोनों तरफ की, एक तरफ तो ये जुड़ेगा CH3CO और दूसरी तरफ CH3CO, तो एस्टर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। दो मोल CH3, आप इसे बनाकर देखना COO C2H5, देखना जिसके साथ ऑक्सीजन है उसके साथ बगैर ऑक्सीजन वाला एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं उसके साथ एसिटेट ग्रुप जुड़ेगा और एस्टर जो है उसका ही फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस लेसन की लास्ट रिएक्शन जो है वो देख लीजिए, लास्ट रिएक्शन जो है वो देख लीजिए इस लेसन की, और उन्हें हम पढ़ेंगे अन्य अभिक्रिया। तो एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसका निर्जलीकरण, यदि हम एल्यूमिना की उपस्थिति में करवाएं, यदि हम एल्यूमिना की उपस्थिति में करवाएं C2H5 की होल टू को इस तरह को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसका यदि हम डिहाइड्रेशन करवाएं Al2O3 के साथ 653, मैं आपको पहले बता चुका था कि आगे भी आएगा 653 पर करवाएं तो उस स्थिति में क्या होगा, H2O जो है वो निकलेगा और एक बनेगी 2 मोल C2H4 प्लस H2, इसमें टेम्परेचर पर जाने पर ये बनता है। दूसरा जो है वह है दहन या कंबसन, जलाएंगे तो C2H5 की होल टू O का दहन करेंगे तो CO2 प्लस जल बनेगा, CO2 प्लस जल H2, ठीक है। इसे आप बैलेंस कर लोगे, दहन पर CO2 जितने कार्बन बनेंगे 4 CO2 और हाइड्रोजन है उससे आगे कितने हो जाएंगे जल 5H2, ठीक है। ये जल हो गया। लास्ट अभिक्रिया देखिए इस लेसन की लास्ट रिएक्शन को वो देख लीजिए, थर्ड रिएक्शन जो है वो देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लें, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो इसमें आप देखोगे जब BF3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है और हमें टेम्परेचर 398 से और 423 केल्विन तक रखना पड़ता है। और उस कंडीशन में CO जो है उसका एडिशन हो जाता है और एस्टर जो है वो बनते हैं। देखिए कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3, एक यहाँ पर CO जो है उसका एडिशन होगा, इसमें बॉन्ड क्लीवेज वाले ले लेंगे, यहाँ पे एडिशन करवाएंगे तो एडिशन प्लस CO और BF3 की प्रेजेंस, ठीक है, एंड
500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर जो है वो लेते हैं। और यहाँ पर बीच में CO को इंटर करवा दीजिए, चाहे यहाँ करवा दीजिए चाहे यहाँ करवा दीजिए। CH3 CH2 COO CH2 CH3, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है CO को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो हमारे पास इस प्रकार से Br3 के प्रेजेंस में CO के साथ विक्रिया करवाते हैं, तो इस प्रकार से एस्टर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। इसके साथ ही अपना ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर आप इसके लिए थोड़ा धैर्य रखें और लिख करके जो प्रॉब्लम्स है जितनी भी उन्हें लिख करके रखें, और जब भी ऑफलाइन क्लासरूम हो उसमें आप पूछ लें, तो उसमें आप प्रॉपरली पूछ पाओगे उन चीज़ों को और मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। मेरे हिसाब से कहीं पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप वीडियो रिवर्स करके भी देखते रहे और अच्छे से तैयारी करते रहे। ठीक है, लेसन कंप्लीट हो गया। पूरे लेसन को अच्छे से पढ़े, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, अभ्यास के क्वेश्चन हैं, वो भी आप अच्छे से देख लें। ये इंटर करेगा यहाँ पर CO। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लें। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।